हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ अब यूएस से जुड़ गए हैं डॉक्टर धीरज कौल, जिनको आप अक्सर मेरे शो राष्ट्र की बात में देखते होंगे। डॉक्टर धीरज कौल अभी खुद मुझे बता रहे थे वो बहुत सारी हैट्स पहनते हैं। न सिर्फ वो वहाँ लोगों का पेशेंट्स का इलाज करते हैं, बल्कि उसके अलावा बहुत रिसर्च से भी वो जुड़े रहते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो थोड़ा मुझे बताइए, मतलब आप यूएस में डॉक्टर्स कैसे ट्रीट कर रहे हैं कोविड पेशेंट्स को? कोई दवा देते हैं, नहीं देते देखिए। हैं? जैसे मैं पहले हाँ, भी देखा देखिए। था, डॉक्टर गोडसे थे, वो भी कह रहे थे भाई हम तो यहाँ कोई दवाई नहीं देते जब तक तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। देखिए मानक जी, आप हैरान होंगे, आपके लास्ट इंटरव्यू में के टाइम मुझे कोविड हो रखा था। तो मैंने अपना खुद का इलाज फ्लूइड्स, जो कि हम गरम गरम टी पीते हैं, वार्म टी जिसके अंदर हनी लेमन डाल के 3 से 4 लीटर पीता रहा दिन में। उससे क्या होता है कि जो यूरिन आप करते हैं उसमें साइटोकाइन निकलते हैं, आपकी किडनी फिल्टर कर देती है उसको, लेकिन प्रोवाइडेड उतना वॉल्यूम आता रहे। पहली पॉइंट ये। नंबर 2, आप 8 से 9 घंटे सोइए, क्योंकि स्लीप के अंदर आपको हीलिंग होती है। आप अगर आप स्लीप प्रॉपर लेंगे तो आपकी हीलिंग होगी और आप एज भी स्लोवर करेंगे, ये आपके लिए शायद जरूरी होगा। और दूसरा दूसरा ये है कि तीसरी बात ये है कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स देने से पेशेंट का हार्म होता है। एक तो इम्यूनिटी गिरती है, और कोलोन के अंदर जो इंटेस्टाइन है वहां पे एक अच्छा फ्लोरा होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है। आप उसको मार देते हैं एंटीबायोटिक्स देके, और रेजिस्टेंस और पैदा करते हैं। और तीसरी बात, ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है हम यहाँ बिल्कुल देते हैं। रेमडेसिविर का देखिए बहुत लिमिटेड सा डाटा है। वो भी जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट हैं जो ऑक्सीजन पे हैं, अगर मैं रेमडेसिविर दूंगा 5 दिन से ज्यादा हम देते नहीं है, और 4 दिन आपका हॉस्पिटल का स्टे कम करने का वो दावा करते हैं। होता है, होता है, हेल्प करता है। और जो चौथी चीज मैं बता रहा हूँ वो ये है कि हम इवर्मेक्टिन को यहाँ बिल्कुल यूज नहीं करते, ना हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन को यूज करते हैं क्योंकि कार्डियक कंडक्शन करता है। और बेसिक सपोर्ट, इसको सपोर्टिव केयर बोलते हैं। और पैरासिटामोल, पैरासिटामोल मैंने भी लिया, हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, जिससे आपका इन्फ्लेमेशन थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। और अपना सैचुरेशन घर पे मॉनिटर करते रहिए, अपना रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग करते रहिए। और अगर उसके बावजूद आपको सिम्टम्स, और हाँ, एस्प्रिन, एस्प्रिन हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ पे पेशेंट्स जो रिस्क फैक्टर हैं, कि अगर वो लें ब्लड थिनर। कई लोग नोवैक्स लेते हैं, जैसे आपने मुझे बताया था, लेते हैं। कोई भी ब्लड थिनर्स डॉक्टर की एडवाइस के बगैर मत लीजिए, क्योंकि ब्लीडिंग हो सकती है। तो एस्प्रिन तो आप ले सकते हैं। तो उससे आपका हार्ट वगैरह बच जाता है। और साथ में पॉजिटिव रहना, अच्छा खाना खाना, फ्रेश खाना खाना, और मल्टीविटामिन, हम लोग यहाँ मल्टीविटामिन भी देते हैं और लोग लेते भी हैं जिंक के साथ। जिंक ऐसा देखने में आया था कि वायरस की पेनिट्रेशन को थोड़ा सा ऑल्टर करता है। थोड़ा सा डाटा है उसका, लेकिन एनीडोडल है। और स्मोकिंग सिसेशन वगैरह पे हम लोग, मैं पर्सनली बहुत ये टाइम पे लोगों को क्विट करवाया है। ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी तो, लाइफस्टाइल आपको तो, जीना पड़ेगा तो ये तो आपने बताया कि उन लोगों के लिए जिनको यहाँ पे। माइल्ड सिम्टम्स हैं हम्म। और थोड़े से हम्म। मीडियम सिम्टम्स हैं, पर अगर तबीयत बिगड़ जाए तब आप वहाँ ट्रीटमेंट कैसे होता है? सो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई, आपको हॉस्पिटलाइज करते हैं, आपका सैचुरेशन चेक करते हैं। सपोज आपका 90, 91, 94 है, आपको ऑब्वियसली स्टेरॉइड देंगे, सीटी स्कैन करेंगे, इमेजिंग देखेंगे। अगर आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है, जो हम देखते हैं, क्योंकि वायरस क्या करता है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी डाउन करता है। प्लस मैं आपको स्टेरॉइड्स दे रहा हूँ और इम्यून सिस्टम आपका डाउन होगा। स्टेरॉइड के कुछ इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। स्टेरॉइड देने से एक तो आपका ब्लड प्रेशर राइज होता है, आपकी ऑक्सीजन डिमांड हार्ट के लिए बढ़ेगी, हार्ट अटैक होने का भी रिस्क बढ़ता है। उसके बाद ब्लड शुगर शूट करते हैं। जब ब्लड शुगर शूट करते हैं, इम्यून सिस्टम नीचे गिरता है, इम्यून सिस्टम। नंबर 3, स्टेरॉइड लेने के बाद अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जैसे कई फंगस इन्फेक्शन, मुंह के अंदर कैंडिडा हो गया, एस्परजिलिस, और भारत में अभी कई म्यूकर माइकोसिस के केसेस देखे गए हैं जो फेटल होते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो स्टेरॉइड हम उनको देते हैं जिनकी जरूरत हो। स्टेरॉइड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सपोर्टिव केयर देते हैं, और अगर कोई इन्फेक्शन का हमें लग रहा है तो कभी कभी हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, पर नॉट फॉर एवरीबडी। उसके बावजूद भी अगर फर्क नहीं पड़ रहा पेशेंट को, तो हम उसकी ऑक्सीजनेशन की मात्रा बढ़ाते हैं। कभी कभी हम हाई फ्लो ऑक्सीजन नेजल कैनुला, जो हम 15 लीटर तक देते हैं, वो देते हैं। इंट्यूबेटेड जो पेशेंट्स हैं उनके आउटकम्स अच्छे नहीं होते, तो हम वी ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल नॉट टू इंट्यूबेट द पेशेंट, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम इंट्यूबेट करते हैं। उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी हम पहले देते थे, अब उसका डाटा काफी वीक है। अब सिंथेटिक एंटीबॉडीज बॉडीज आ चुकी हैं लास्ट ईयर नवंबर अक्टूबर से। वो हम कई कई कंपनीज की कुछ सिंथेटिक एंटीबॉडीज हम माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट में देते हैं, जिसमें इलाई लिली का काफी अच्छा है, रोशे का है, और भारत ने शायद अभी अप्रूव भी कर दिया, वो है। उसके अलावा कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं मानक जी, कुछ भी करने के बाद, आप विश्वास मत करिए, आपके लंग्स फेल हैं, इंट्यूबेट कर दिया, आपके लंग्स फेल हैं, वो एक्सचेंज ही नहीं कर रहे गैस। क्योंकि आप अगर किसी को इंट्यूबेट करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, हवा का अंदर डाल के पाइप प्रेशर से आप उसे पंप कर रहे हैं। अगर मैंने आपको इंट्यूबेट कर दिया, आपके लंग्स इंप्रूव नहीं हो रहे, कई दिन निकल चुके हैं, तो फिर हम लंग बाईपास मशीन पे डालते हैं, जिसे एक्मो बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। मैंने पिछले साल भारत में
अप्रैल में इसमें बात की थी कि इसके सेंटर्स इंडिया में बहुत ज्यादा लिमिटेड है, इनको बढ़ाने की जरूरत है, और उससे आप इंसान की जान बचा सकते हैं और लंग्स को टाइम देते हैं कि वो हील हो। हीलिंग तो आपकी बॉडी को खुद ही करनी है, उसके अगेन वही प्रिंसिपल है, हेल्दी लाइफस्टाइल, स्लीप, लेट देम काम डाउन, और उससे आपका लंग्स हील होगा। तो वो एक एक्सट्रीम मेजर है, लेकिन वहां तक बहुत कम लोग जा पाते हैं, वो लिमिटेड रिसोर्स है, यहाँ पर भी उसके लिमिटेशंस है। लेकिन इंट्यूबेटेड पेशेंट्स को हमने एक्सट्यूबेटेड होते हुए देखा है कई चीजों से, जिसमें से एक इनिशियली हमने खुद देखा था प्लाज्मा थेरेपी, एंटीबॉडी कॉकटेल्स और रेमडेसिविर। जो भी बंदा हॉस्पिटलाइज्ड है, ऑक्सीजन नीडेड है, रेमडेसिविर उसे मिलता है। रेमडेसिविर भारत ने यहाँ भेजा था तो कोई शॉर्टेज नहीं है, और यहाँ पे भी बहुत तेजी से बन रहा है। तो हमें रेमडेसिविर की शॉर्टेज नहीं है इस टाइम, ऑक्सीजन की शॉर्टेज, किसी बेड्स की शॉर्टेज नहीं है। तो वो लॉजिस्टिक जो है उसमें मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे हमने कैसे हैंडल किया, बट दैट इज लॉजिस्टिक्स। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, आप कह रहे थे कि अब वहां पर एक आरटीपीसीआर किट भी आती है जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आपके घर आ जाती है और 30 मिनट में बताती है आप पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो ये कब से बिल्कुल आई बिल्कुल। है, ये कैसे यूज करते हैं इसे, और हाँ इसका मैं बताता हूँ ये। करेक्शन कितना 100% है कि कितना है? हाँ तो देखिए, आरटीपीसीआर की जो ये किट आप बता रहे हैं, अलग अलग कंपनीज की आती हैं, क्योंकि मैं एनालिसिस करता हूँ तो एथिकली रॉन्ग होगा मैं कंपनी का नाम ले दूं, लेकिन 4 से 5 कंपनियां हैं। वो क्या करती हैं, एक आरटीपीसीआर किट पैकेट में आती है, आप उसे खोलिए, स्वाब लीजिए, रीएजेंट है उसमें डालिए, क्लोज करिए, मशीन पे लगा दीजिए, डिस्पोजेबल, वन टाइम यूज। $50 से $40 की आती है। एक और कंपनी है $35 की देती है, 98 to 99% एक्यूरेसी, 30 मिनट्स के अंदर आपको रिजल्ट दे देता है कि आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, नेगेटिव है। करने के बाद आप उसे डिस्पोज कर दीजिए। ये हो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2 है कि एंटीबॉडी टेस्ट, आप फिंगर प्रिक लीजिए, जैसे आप शुगर टेस्ट करते हैं, एक स्लाइड पे डालिए, वो आपको बताएगा कि आपका इम्यूनोग्लोबुलिन एम, एम एज इन मैरी, अगर आपका इम्यूनोग्लोबुलिन एम काफी हाई है, मतलब आप एक्यूट इन्फेक्शन के थ्रू गुजर रहे हैं। अगर आपका इम्यूनोग्लोबुलिन जी हाई है, इसका मतलब आप गुजर चुके हैं। तो ये दोनों चीजें वो एंटीबॉडी टेस्ट बता देता है। उसके अलावा एंटीजन टेस्ट, जिसके अंदर हम नाक से भी ले सकते हैं, स्पिट भी करते हैं, जो थूक होता है उसके अंदर भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं एंटीजन और वायरल के पार्टिकल्स। और अगर हम वो फाइंड करें तो पता लग जाता है। वो भी वो काफी सस्ती एंटीजन है, टेस्ट दस की बारह किट कैसे ही आती है? ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है घर में? बिल्कुल। हाँ हाँ, आप ऑर्डर कितने की करिए, वो आती है? आपको मिल जाएगी। वो यहाँ पे डिपेंड करता है किस कंपनी की। जो सबसे सस्ती है जो मैंने देखी है वो 399 की है, और दूसरी है $12 की, $15 की। लेकिन आपका इंश्योरेंस उसे कवर कर सकता है। और ओके। मैं मानक जी नहीं, आपको एक चीज हाँ बोलिए बोलिए। बताना चाहूंगा कि अमेरिका इज अ कैपिटलिस्टिक कंट्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर मेरी एक चीज $1 की है तो मैं उसे $20 में बेचूंगा। हाँ। अब गवर्नमेंट ने कुछ एथिकली, जैसे काफी अच्छी कंपनीज है भी, फाइजर ने इंडिया को ऑफर किया है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एक तो गुडविल है, कमाने की जरूरत है, जो एस्ट्राजेनेका ने किया और सबने अपलॉड किया। लेकिन हमें खतरा है, अगर दुनिया में कोई जगह पेंडेमिक बहुत तेजी से फैल रहा है तो सबको खतरा है, सबको मिलकर काम करना है। तो ये जो मैं इसीलिए कह रहा था, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ कब आएगी, ये जो ऑनलाइन आप एंटीजेनिक, देते हाँ हैं ऑनलाइन। आरटीपीसीआर, क्योंकि ये महंगी है, मैं लेकिन आप बता रहे हैं $50 की ना है। ना ना, हाँ वो इसलिए है मानक जी, क्योंकि पहली बात, हमारे यहाँ पे मैन पावर मिनिमम वेज $15 कर दिया गया है। मैन पावर का इश्यूज है, तभी चाइना सब चला गया था। और दूसरा, यहाँ पे चीजें वैसे ही एक्सपेंसिव है। और मैं तो ये मानता हूँ, अगर ये टेक्नोलॉजी इंडिया में ट्रांसफर हो जाए, और ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। और एंटीबॉडी टेस्ट अफ्रीका के एक देश ने $1 में दी थी लास्ट ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर। जो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं वो तो बहुत सिंपल है, वो मास स्केल पे इंडिया में प्रोड्यूस हो सकता है, और लोग अपने आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो एडवाइजरी बॉडी है, अगर वो गवर्नमेंट को सही सुझाव दे, मुझे कहीं ना कहीं लैप्स दिखता है, तो काफी फायदा होगा। क्योंकि पॉलिटिशियंस को ये सब, मुझे नहीं लगता ये डिटेल जानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। तो रिक्वेस्ट करूंगा जो इंडियन एडवाइजरी बॉडीज हैं, टेस्टिंग पे प्लीज उसे इग्नोर ना करिए, क्योंकि नंबर्स ठीक नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए, हमारे कितने रिसोर्सेज लगेंगे, क्या लगेंगे। और सेकंड वेव का जो भी हम बातें कर रहे हैं आप बैठकर की पीक 17 को आएगी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से आया था कि 10 लाख लोग मर जाएंगे, वो बेस्ड ऑन द करंट डाटा, अगर ये डाटा एक्यूरेट है तो। अगर ये डाटा एक्यूरेट नहीं है तो फिर वी आर फ्लाइंग इन ब्लाइंड एयर। बस तो ठीक है। टेस्टिंग का बहुत, हाँ, मैं इसी पे आ रहा था, आपको पता ही है कि यहाँ तो इंडिया में जो अभी आजकल आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, उनमें 2-2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है स्वैब कलेक्शन का। उसके बाद रिपोर्ट आने में भी 4-4, 5-5, 6-6 दिन लग जाते हैं। और कई जगह तो टेस्टिंग के लिए कुछ सेंटर्स ने मना ही कर दिया, क्योंकि हमारे स्टाफ नहीं है, स्टाफ को कोविड हो गया, हमारे पास किट्स नहीं है, तो बहुत बहुत शॉर्टेज अभी भी चल रही है। और टोटल जो टेस्ट हो रहे हैं देश में वो भी कम हो गए हैं, और कम टेस्ट होने के बावजूद हमारे 4,12,000 को क्रॉस कर रहे हैं।
इससे आइडिया लगा लीजिए अभी कितने केस हैं। लेकिन मैं आपका इस पर थोड़ा सा एनालिसिस चाह रहा हूँ। जो हमारे वैज्ञानिक सलाहकार हैं सरकार के, के विजय राघवन, वो कह रहे हैं थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव। तो आपका असेसमेंट इसमें क्या कह रहा है, थर्ड वेव कब आएगी और ये सेकंड वेव कब जाएगी? उससे पहले तो ये बताइए सेकंड वेव कब जाएगी। देखिए, अगर मैं जो करंट डाटा है, क्योंकि डाटा से ही हम बात कर सकते हैं, जो डाटा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है 17 और 10 के बीच में इसका पीक आएगा, अगर नंबर्स एक्यूरेट हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद देखिए, वेव का आना और जाना दो चीजों पे कई चीजों पे डिपेंड करता है। उसमें से एक तो ऑब्वियसली नंबर्स, उसके बगैर तो बात ही नहीं कर सकते, एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरा, क्या हम वेव को खुद बढ़ा रहे हैं, नॉट सोशल डिस्टेंसिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश हो चुका है, तो वो आदमी जिसको आज ऑक्सीजन चाहिए उसे 3 दिन बाद मिल रही है, वो आईसीयू में एडमिट हो रहा है, आईसीयू का बेड ऑक्यूपाई कर रहा है। जिस आदमी को मैं 4 दिन पहले ट्रीट कर सकता, अगर मैं 5 दिन बाद करूंगा, उसकी मोर्टेलिटी हो रही है। तो ये जो नंबर्स हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि भारत में काफी इस पे ध्यान आजादी के बाद कम ही दिया गया है रिलेटिवली, अभी भी 1.1% ऑफ जीडीपी है, और 2025 तक 2.5% बढ़ाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है इनको रीअसेस करने की जरूरत है। ऐसे दुनिया का 5वां आदमी भारतीय है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, ऐसे नहीं कर सकते। तो और साथ में तीसरी बात यह है कि जो भारत का 70% आबादी है वो छोटे छोटे शहरों में है, छोटे छोटे गांवों में, बस्तियों में। वहां तो आप भूल जाइए टेस्टिंग का हिसाब किताब और जीनोमिक सीक्वेंसिंग का। तो ये जानना जरूरी है, जब तक हमारी सेकंड वेव काम डाउन होके नीचे तक नहीं आएगी, हम उसे प्लेटूइंग नहीं बोल सकते। अभी अगर आज मैं भारत के अंदर 10 लाख टेस्ट ऐड कर दूं, तो आपके नंबर्स ऊपर दिखेंगे सडनली। तो जो आप बात कर रहे थे कि फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व होने लगा है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, अगर मैं फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि टेस्ट कम कर रहा हूं, तो फिर अपने आप को मूर्ख बना रहा हूं। तो टेस्ट कम करने के बाद भी फ्लैटनिंग नहीं हो रही है, प्लेटू नहीं हुआ, अभी भी बढ़ रहे हैं। हाँ, तो आप फिर मैथमेटिकली अंदाजा लगा लीजिए असली नंबर क्या हो सकते हैं। तो जो हमारी कर्व की शार्पनेस है, जो पीक है, वो कहीं 2, 3, 4 गुना, पता नहीं कितने गुना है, हमें नहीं पता। सब मीडिया इंटरनेशनल गवर्नमेंट की एक कमेटी थी, उसके एक एक्सपर्ट थे, उनके हेड थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका ये कहना था कि मान के चलिए जो अभी ऑफिशियल फिगर्स हैं उसके 50 टाइम ज्यादा है। वो कह रहे थे 50 टाइम। 50 टाइम तो मैं थोड़ा सा ओवरकिल मांगूंगा, बट 20 टाइम्स टू 10 टाइम्स। और मैं आपको माना जी एग्जांपल से कोट करता हूँ, लास्ट ईयर अप्रैल के अंदर, मई के अंदर, जो हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं अमेरिका के अंदर, हमने खुद बोला था टीवी चैनल के ऊपर और रिपोर्टिंग्स पे, और कई आर्टिकल्स भी लगे थे जिसपे सरकार की बहुत निंदा हुई थी कि सरकार कर क्या रही है, सो रही है क्या, इतने कम टेस्टिंग कर रही है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और हम तो एक, जिसको पूल टेस्टिंग में बाद में कंसेप्ट बताऊंगा, वो उस पर जा रहे थे कि जैसे ही हमने टेस्टिंग बढ़ाई, तो जो हमारे मानक थे कि हमें 10 से 20 गुना ज्यादा बड़ा नंबर्स हैं और हमें दिख नहीं रहे, वो अपीयर होने लग गए, तभी आपको वो पीक्स दिखने लगी। आप समझ रहे हैं? उसके बाद हमें समझ आया कि हमें रिसोर्स कहाँ एलोकेट करने हैं, कहाँ पे ज्यादा पेंडेमिक है, जहां वैक्सीन दूं, किस हॉस्पिटल में। अगर आज 50 लोग आ रहे हैं तो कल 500 आ सकते हैं क्या? अगर नंबर होगा तो मैं बता पाऊंगा, अगर नंबर नहीं है तो मुझे लगेगा हाँ शायद 100 आएंगे, आर नॉट जिसको हम बोलते हैं। अगर आज 100 लोग बीमार हैं, क्या वो 100 लोग एडिशनल 100 लोगों को बीमार कर रहे हैं? आर नॉट इज इक्वल टू 1। अगर उन 100 लोगों ने एडिशनल 500 को कर दिया, तो आर नॉट तो 5 हो गया। तो आर नॉट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे तो पता लगना चाहिए लोग कितने हैं। और अगर आर नॉट 1 से ज्यादा है, अगर 1 से ज्यादा है, तो मुझे अपने मेजर्स लेने पड़ते हैं टाइटर, ताकि लोग गैदर कम करें, क्योंकि वायरस को लोग मिलेंगे। तो वो फरवरी में इंडिया में आ चुका था, ये हमारे पास डाटा जो दिखता है फरवरी में आ चुका था, फिर भी रैलीज, प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहे। तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल इश्यू है, लेकिन उस वजह से। और आप ये देख रहे हैं कि आज की डेट के अंदर हमें आर नॉट पता होना चाहिए, और डेली इसकी ब्रीफिंग होनी चाहिए बाय हेल्थ मिनिस्टर। मैं तो बोलूंगा एटलीस्ट हेल्थ मिनिस्टर को तो बैठना चाहिए, हेल्थ सेक्रेटरी को, और ओपन एयर फॉर जर्नलिस्ट, सबके लिए बात, जैसे यहाँ पे हमने किया था, वो उससे ट्रांसपेरेंसी आती है, पब्लिक में एंग्जाइटी काम होगी। अब भारत सरकार के जो सिविल सर्वेंट हैं, वो शायद इंजीनियर हैं, वो देश को एड्रेस कर रहे हैं, ये मतलब हाउ एथिकल इट इज। तो ये सब सिविल सर्विसेज इज गुड, बट हेल्थ केयर में मुझे लगता है मेडिकल सर्विसेज और जो एमपीएच या एमबीए के लोग हैं विद एमडी, एटलीस्ट उनको बिठाया जाए, उनसे ओपन एयर किया जाए, और सब लोगों के आंसर किए जाए, और अपनी लिमिटेशंस ओपनली बताइए। हमने भी बताई थी कि हम नहीं करवाएंगे वैक्सीन इतने लोगों को, ओपनली बताइए, जनता समझेगी, उसका भी फायदा होगा। लेकिन सेकंड वेव का अभी कैलकुलेट करना थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 से 17 के बीच में अगर नंबर्स गिरना शुरू हो जाए, और शायद प्लेटू होते होते अप्रैल 10 से 17 या 17 से अगली 10। तो देखिए, जो इनिशियल डाटा आया था वो 10 से 17 के बीच में था, मई का। अब जो आ रहा है वो पॉइंट कर रहा है कि 17 ऑफ मई से लेके 23 मई के बीच में हम पीक देख सकते हैं, अब जो आ रहा है।
वो कितना एक्यूरेट है अगेन नंबर्स पे डिपेंड करता है। पीक के बाद थोड़ा सा प्लेटू आएगा, थर्ड वेव आने में मुझे लग रहा है अभी समय है। और भगवान ना करे थर्ड वेव अभी आ जाए, क्योंकि उसका थर्ड वेव का मतलब हुआ वो महाराष्ट्र से रिसर्कुलेट होके जो वायरस ने सीख लिया है कि किन बॉडीज को मैं पेनिट्रेट कर सकता हूँ जो बची हुई है अभी, तो वो उसके साथ आएगा। तो ये एक तरीके का एवलॉन्च बन जाएगा, सेकंड वेव पे थर्ड वेव ऑन टॉप। तो आप नंबर समझ लीजिए क्या जाएंगे। मैं यही तो आज अपने शो में भी कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि ऐसा तो नहीं कि सेकंड वेव गई नहीं है और यहां से थर्ड शुरू हो जाए, तो ये 4 लाख क्योंकि ये इसका बेस बन जाए और ये फिर क्योंकि देखिए अगर आप 1918 के नंबर्स लेंगे, जो हमारे पास एक ही एग्जांपल है, तो तकरीबन जुलाई के अंदर पहली वेव आई जो 100% थी, अगर आप 100% उसे मानते हैं। नवंबर के अंदर 500% सेकंड वेव आई, 500%। अगर पहले 100 लोग थे तो सडनली 500 हो गए। और तकरीबन मार्च, मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 1918, नवंबर 1918 सेकंड वेव, और मार्च 1919 थर्ड वेव, जो कि 250 गुना थी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो उसका तो हाफ थी जो सेकंड वेव थी, लेकिन स्टिल वेरी सिग्निफिकेंट। अब मैं 1918 की बात कर रहा हूं। आप सोचिए डाटा कलेक्शन क्या होता होगा, उनके रिसोर्सेज, जीनोमिक सीक्वेंस तो बिल्कुल भूल जाइए, वैक्सीन तो बिल्कुल नहीं थी। तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो हमें अभी मृत्यु बचानी है और मॉर्बिडिटी बचानी है। डेथ एंड मॉर्बिडिटी, अल्टीमेट नंबर्स, अल्टीमेट नंबर्स। लास्ट आखिरी मैं आपका एक कमेंट ये चाह रहा हूं। हर आदमी हिंदुस्तान में अब ये सोच रहा है कि अब इसी के साथ जीना पड़ेगा क्या, या कभी ये खत्म भी होगा, जैसे स्पेनिश फ्लू खत्म हो गया था। 1957 57 में खत्म हुआ था, तक रहा, लेकिन नंबर्स नहीं थे इतने। मतलब बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट, क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट। ये कब तक रहेगा, या हमेशा रहेगा? जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हर साल आएगा। देखिए जैसे फ्लू है, रेगुलर फ्लू जो होता है हर साल आता है, हर साल हम उसकी वैक्सीन को अपडेट करते हैं, बूस्टर लगाते हैं, शॉट लगाते हैं। यहाँ की बात कर रहा हूँ, इंडिया में अलग सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे मोर्टेलिटी उससे होती है। फ्लू से भी काफी लोग मरते हैं। अगर आपको याद हो, अगर आप फॉलो करेंगे मेडिसिन का, तो आप देखेंगे ट्रंप ने पहले इसको होक्स बोला, फिर इसको बोला ये कुछ नहीं है, फिर बोला कि फ्लू लाइक इलनेस है, और आपको पॉलिटिक्स में खामियाजा दिख गया। जबकि उन्होंने काफी फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, यू मस्ट गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। पूरे गेट्स खोल दिए थे फाइनेंस के, और वॉल स्ट्रीट का क्रैश भी बचाया। लेकिन कमिंग बैक टू दिस, कि ये वायरस हमारे बीच में रहेगा, हमें सीखना पड़ेगा इसके साथ कैसे जीना है। ये रेस है, ये हमारी रेस लगी हुई है। क्या वायरस के थ्रू आप 70% आबादी को गुजारेंगे और फिर हर्ड इम्यूनिटी लेंगे, प्रोवाइडेड वायरस चेंज ना हो तो, और उससे जो लोग मरेंगे उससे हेल्थ केयर सिस्टम क्रैश होगा, या आप वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाएंगे। आज भी भारत में 2.3% लोग फुली वैक्सीनेटेड है। मैं बार बार आपके शो पे डे 1 से ये कोट करे जा रहा हूँ। यूएस के अंदर हमारे पास डाटा बिल्कुल अलग है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं, तो यूएस के अंदर एज ऑफ नाउ हमारे पास, आप समझिए यूएस का नंबर है हमारे पास 44.7% वन वैक्सीन, 32.3% डबल वैक्सीन। और जो यूके ने भी बहुत अच्छा काम किया, इजराइल तो 60% वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड। तो हमें अपनी आबादी को तेजी से वैक्सीनेट करना है, पॉइंट 1। उसके लिए आप अपनी ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं वो यूएन में जाके वेवर कर सकते हैं। भारत सरकार ने 6 महीने किया था अप्लाई, और अब फाइजर आई थिंक विल गिव इट। नंबर 2, जो यंग पॉपुलेशन है हमारी 60%, जो अभी तक वायरस से इफेक्टेड नहीं है, जो कि 18 साल से कम के लोग हैं, उसके लिए एक अच्छी खबर है कि फाइजर का 12 साल से 15 साल का जो वैक्सीन का डाटा है वो सबमिट हो चुका है एफडीए पे, और उसके अप्रूवल अगले हफ्ते तक आने की पूरी उम्मीद है। तो फाइजर उस पर 100% प्रोटेक्शन दे रहा है। तो नंबर 1। नंबर 2, हमें अपनी जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है उसको पिक करना है, और अपनी वैक्सीन को हर साल ऑल्टर करते रहना है। हर साल बूस्टर शॉट लगेगा, और अपनी मशीनरी को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्या आप लोगों को सेंटर्स पे बुला के सुपर स्प्रेडर इवेंट भी बना रहे हैं, वैक्सीन नहीं मिल रहा, ये मत करिए। घर जाके वैक्सीन दीजिए। अगर आप इलेक्शन करवा सकते हैं छोटे छोटे गांव जाकर, या बच्चे को पोलियो वैक्सीन, ये सब आराम से किया जा सकता है घर जाकर। और या फिर माइक्रो सेंटर बनाइए, जैसे 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर माइक्रो सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स के थ्रू, ताकि वैक्सीन की स्पीड इज द की। आपको अगला बूस्टर शॉट भी देना है, उसके अगला भी देना है, तो आपको अभी से उसके लिए तैयारियां करके रखनी पड़ेंगी। उस दिन नहीं करनी है, अभी से करनी है, और अभी से आपको बूस्टर शॉट पे काम करना चाहिए, स्पेशली एपी वेरिएंट और डबल म्यूटेंट का जो नेक्स्ट आएगा। और आप अपने, इंडिया इज अ फार्मेसी हब, इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी बोलते रहे हैं। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो अदर वैक्सीन मेकर्स को ये पेटेंट नहीं दे सकती, उसको तुरंत काल से खत्म कर दीजिए। इन सब वैक्सीन के पेटेंट इंडिया के अंदर बनाइए, और कोवैक्स के थ्रू काम करिए, आपको फंडिंग भी मिलेगी। कोवैक्स के पास बहुत पैसा है, यूएन के पास बहुत पैसा है, और अब तो सारे देश, हम लोग पिक्चर्स देख रहे हैं, सब लोग, हम लोगों ने खुद भी फंड रेजर किया है, वो बढ़ चढ़ के इसको रोकना चाहते हैं। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू आस्क आईपी वेवर्स,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर्स फ्रॉम बिग कंपनीज टू प्रोटेक्ट आवर पीपल। और इंडिया ने बहुत हेल्प की है, पूरे देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने हेल्प की है। इंडिया के डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, नासा के अंदर साइंटिस्ट हैं, हमारा पॉलिटिक्स में भी काफी अच्छा रोल है, यहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर लॉबीज भी हैं, यूके में भी है। तो सारे एफ्लुएशन कंट्री में इंडियंस हैं जो प्रे करते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 4-4 दिन 3-3 दिन रहेंगे, जो कि कुछ रिपोर्ट्स आई थी, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसका नोट लेके जल्दी से इसको इम्प्रूव करेगी। और हम लोग सब प्रे कर रहे हैं कि आप लोग और हम लोग सब कनेक्टेड हैं। वी ऑल एज अ ह्यूमन रेस हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। ये एक देश की लड़ाई नहीं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर धीरज कौल, आपने इतना डिटेल ये सारे मुद्दों पे बातचीत की। मेरे व्यूअर्स बहुत अप्रिशिएट करेंगे, इतना इन्फॉर्मेशन आपने उनको दिया, इतने टिप्स आपने उनको दिए। और थैंक यू मानक जी, मैं बार बार आपका थैंक यू करता हूं, क्योंकि आपके चैनल के ऊपर एग्जैक्ट मुद्दे उठाए जाते हैं और आप तो मुझे लग रहा है आप मेडिकल जर्नलिस्ट बन चुके हैं। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज सेफ रहिए, अपने जर्नलिस्ट को बचाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।